अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन और इसकी दो किस्में हमने पढ़ी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इनमें थोड़ा सा फ़र्क भी है। एसेक्सुअल जो है इसमें सिर्फ माइटोसिस होती है और उसी तरह के जीन्स जो हैं जिस तरह के पेरेंट्स में होते हैं उसी तरह के उसके बच्चों में चले जाते हैं, इसलिए जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगी और मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स होती है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, जिसकी वजह से जो अगले सेल होते हैं डॉटर सेल्स वो पेरेंट सेल से डिफरेंट हो जाते हैं और बच्चे भी पेरेंट से डिफरेंट हो जाते हैं और एक दूसरे से भी डिफरेंट हो जाते हैं। मियोसिस कब होती है? जब जानवरों में गमीट्स बनते हैं, गमीटोजेनेसिस यानी गमीट फॉर्मेशन। गमीट क्या होता है? एग और स्पर्म को गमीट कहते हैं। एग फीमेल गमीट होता है और स्पर्म जो है वो मेल गमीट होता है और फिर ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन, गमीट के मिलने को कहेंगे फर्टिलाइजेशन, और इसके नतीजे में फिर जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर पूरा बच्चा बनेगा, वो पेरेंट से डिफरेंट होगा। स्पोरोजेनेसिस, प्लांट्स में मियोसिस उस वक्त होगी जब स्पोर बनेंगे, तो स्पोर बनने के अमल को कहेंगे स्पोरोजेनेसिस। तो स्पोर भी जो है वो एक दूसरे से जीन्स के लिहाज से डिफरेंट हो जाएंगे और उनसे फिर आगे जो प्लांट बनेंगे वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी आगे किस्में हैं। नंबर 1 फिशन। फिशन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो एक जानदार दो में डिवाइड हो जाए तो बाइनरी फिशन, और अगर दो से ज़्यादा में डिवाइड करे तो फिर मल्टीपल फिशन, और इस तरह से काफ़ी तेज़ी से जानदार जो हैं वो पैदा होते हैं। स्पोरुलेशन यानी स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन करना, जैसे आप फंगस में देखेंगे कैसे स्पोरेंजियम ऊपर की एक स्पोरेंजियोफोर एक ब्रांच होती है जो ऊपर को जाती है, फिर इस तरह के ऊपर मोटाई से हो जाता है स्पोरेंजियम और इसके अंदर फिर स्पोर बनते हैं और जब ये टूटती है तो स्पोर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और हर एक स्पोर से एक नया जानदार जो है वो बन जाता है। बर्डिंग में उभारसा बनता है पेरेंट की बॉडी के ऊपर और वो आहिस्ता आहिस्ता अलहदा हो जाता है और इस तरह से एक नया प्लांट जो है वो बन जाता है। साथ भी रह सकता है, जैसे केले में आप अक्सर देखते हैं कि वो नीचे से जड़ों के करीब से बर्ड्स निकलते हैं और उनसे नए केले जो हैं वो पैदा होते हैं। रूट, स्टेम और लीव्स को वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं और इनकी वजह से अगली नस्ल पैदा हो तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे गन्ना जो है वो काट के उसके पीस लगा दिए जाते हैं तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अलावा ग्राफ्टिंग भी एक इसका तरीका है कि नीचे वाला प्लांट जो है वो और होता है और ऊपर किसी और प्लांट की शाख जो है वो जोड़ दी जाती है और इस तरह से एक नई किस्म का जो है जानदार जो है वो बन जाता है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन वो काम है जो इंसान खुद करवाएगा। पौधों की आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इंसान करवाएगा तो इसको कहेंगे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। अगर कुदरती तौर पे हो जाएगी तो उसको कहेंगे नेचुरल प्रोपेगेशन। पार्थिनोजेनेसिस यानी एग बने और बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप करके एक नया जानदार बन जाए तो इस बात को कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। और एग अगर हैप्लॉइड होगा तो हैप्लॉइड बच्चा बनेगा, जैसे हनी बीज में मेल बनते हैं तो इसको कहते हैं यानी कि हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। अगर डिप्लॉइड सेल होगा और वो अनफर्टिलाइज्ड होने के बावजूद डेवलप करके अगला जानदार बन जाए तो डिप्लॉइड बच्चा होगा, जैसे एफिड्स में होता है, तो इसको कहेंगे डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसी तरह प्लांट्स के अंदर होता है कि कोई सेल जो है वो डिप्लॉइड होता है ओव्यूल के अंदर और वो बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप करके एक सीड बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, तो इस तरह से उससे फिर एक नया जानदार बनेगा। तो ये प्लांट में होगी पार्थिनोजेनेसिस और इसको कहेंगे एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। इसी तरह क्लोनिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जिससे उसी तरह के नए जानदार जो हैं ये पैदा होते हैं। और टिश्यू कल्चर में भी एक ही जानदार के सेल होते हैं जिनको आप सेपरेट कर देते हैं और उनसे नए जानदार जो हैं वो पैदा होते हैं, वो भी फिर एक जैसे ही होते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? कि इसमें बड़ी तेज़ी से अगली नस्ल पैदा होती है, जितने जानदार होते हैं सारी एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं और आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है
कि अनफेवरेबल कंडीशन जैसे सर्दियों की वजह से बाज़ जानदारों के ग्रुप्स में से बहुत से अफराद मर जाते हैं, कोई मेल होता ही नहीं है, सिर्फ फीमेल रह जाती है, तो वो फिर बगैर फर्टिलाइजेशन के ही आगे अगली नस्ल पैदा करेगी और इस तरह उनकी आबादी फिर बढ़ जाएगी। ये इसका बड़ा बेनिफिट है। और इसी तरह बाज़ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे गन्ना है तो उसका बीज जो है अक्सर लोगों ने देखा ही नहीं हुआ, तो वो पहले वाले गन्ने को ही काट के लगा देते हैं और इस तरह से उसकी नस्ल जो है वो जल्दी बढ़ जाती है। और इसमें एक ही पेरेंट जो है अगली नस्ल पैदा कर सकता है और जेनेटिकली आइडेंटिकल जानदार पैदा होते हैं जो पेरेंट की तरह के ही होते हैं, जो खूबियाँ पेरेंट में होती हैं वही उनकी बच्चों में भी होती हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती, बच्चे जीन्स के लिहाज से पेरेंट की तरह के ही होते हैं, तो कोई उस एनवायरनमेंट में बीमारी पैदा हो जाए जो एक जानदार को बीमार कर सकती है तो वो सबको कर सकती है जितने उस ग्रुप में होंगे। और अगर वो एक जानदार को मार सकती है तो इसका मतलब है वो बीमारी सारे जानदारों को मार सकती है। इस तरह से वो आबादी जो तेज़ी से बढ़ती हुई आपको नज़र आई थी, अब वो तेज़ी से कम होती हुई नज़र आएगी, हो सकता है कि उसका बिल्कुल भी ख़ात्मा हो जाए। तो लो रेजिस्टेंस यानी कोई इस तरह का फ़र्द नहीं होता जो उस ख़तरे का मुकाबला करे, उस बीमारी से बच जाए। तो इसलिए जेपर्डाइज द सर्वाइवल यानी सबका ज़िंदा रहना जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए लोग इस तरीके पे ज़्यादा सरमाया नहीं लगाते, क्योंकि अगर उनके जानवरों में कोई बीमारी पैदा हो जाए, जब प्लांट्स में जो उन्होंने एसेक्सुअल तरीके से पैदा करवाए हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं उसका शिकार हो जाएंगे और या तो वो मर जाएंगे और बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा उस कारोबार पे जो पैसा लगाया, या फिर थोड़े बहुत अगर बच भी जाएंगे तो पैदावार कम हो जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एग और स्पर्म के ज़रिए मिलाप होता है। आमतौर पे ये अलग-अलग जानदारों में बनते हैं, एग अलग जानदार में जिसको फीमेल कहते हैं और स्पर्म अलग जानदार में जिसको मेल कहते हैं। लेकिन लोअर एनिमल्स जैसे अर्थवर्म वगैरह उसमें एक ही जानदार में दोनों सेक्स होते हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि अपने एग से अपने स्पर्म और एग को ना मिलाया जाए, बल्कि एक अर्थवर्म अपने स्पर्म किसी दूसरे को दे देता है और दूसरे से खुद ले लेता है और इस तरह से उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे पैदा करने की स्पीड जो है ये एसेक्सुअल से कम होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर आगे प्लांट्स में आप देखेंगे इसकी दो किस्में हैं, आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक। प्लांट्स में एक नस्ल होती है जो गमीट पैदा करती है उसको कहते हैं गमीटोफाइट, और एक स्पोर पैदा करती है उसको कहते हैं स्पोरोफाइट। अगर दोनों की शक्लें एक जैसी हों तो आइसोमॉर्फिक कहेंगे और अगर डिफरेंट हों तो हेट्रोमॉर्फिक कहेंगे। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है और गमीटोफाइट हैप्लॉइड होता है, तो दोनों के लिए इकट्ठा लफ्ज़ बोलते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी स्पोरोफाइट डिप्लॉइड और गमीटोफाइट हैप्लॉइड। अडेप्टेशंस इन प्लांट्स यानी पौधों के जिस्म में किस तरह की चेंजेस आई हैं बेहतर रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो उनमें से सबसे ज़्यादा चेंजेस आई हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। और फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर जो होता है उसको कहते हैं मॉडिफाइड शूट। वो एक शाख ही होती है जो स्पेशलाइज्ड हो जाती है सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए, और अगर छोटे छोटे फ्लावर हों आसानी से नज़र ना आ सकते हों तो फिर वो गुच्छे बन जाते हैं उनके करीब करीब, तो उस गुच्छे को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, तो वो आसानी से दूर से देखा जा सकता है। इसके अलावा फ्लावर में कलर होता है और कलर की वजह से वो जल्दी पहचाना जाता है, और अक्सर फ्लावर में खुशबू होती है, सेंट होता है, तो सेंट जो है वो ऐसी जगह पे भी पहुंच जाता है जहां डायरेक्टली आप फ्लावर को नहीं देख सकते, तो फिर जानदारों को पता चल जाता है कीड़े मकोड़ों को। चलिए इसके बाद इसमें फिर ये पोलन ट्यूब बनती है जब पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर, और वो एक रास्ता बनाती है जिसके ज़रिए मेल गमीट्स जो हैं वो फीमेल गमीट तक पहुंच जाते हैं हिफाजत के ज़रिए। इसके अलावा फिर जब सीड बनने लगता है तो उसमें फूड स्टोर हो जाती है एम्ब्रियो के लिए, और एम्ब्रियो का जो सीड का जो कोट होता है, छिलका होता है, वो भी एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करता है। और सीड डिस्पर्सल जो है इसमें भी हेल्प करते हैं, और ख़तरनाक हालात में बीज उगता नहीं है, इसको कहते हैं सीड डोरमेंसी। चलो थैंक यू।